जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट सेकंड का जो इकोनॉमिक्स 105 का पेपर होगा 13 तारीख को, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो आइए आपका ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एमपीएस 1 हो तो गुणक का मान होता है। आपको बताना है दोस्तों कि जब एमपीएस 1 होता है तो गुणक का मान कितना होता है दोस्तों, अनंत होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब एमपीएस 1 रहेगा तो हमारा गुणक का मान कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुणक की धारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो जो गुणक की धारणा है, ऐसी विचार मतलब जो सर्वप्रथम किसने दिया था यानी प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा दोस्तों, काहन ने जो क्या किया था, गुणक की धारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुणक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है। तो गुणक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है दोस्तों, तो किन्स जी ने की है। याद रखिएगा दोस्तों कि गुणक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है, तो किन्स जी ने किया है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न वर्ग को आर्थिक लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न वर्ग को आर्थिक लाभ होता है, तो उत्पादक वर्ग में और व्यापारिक वर्ग दोनों में लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों में लाभ होता है। तो अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है निश्चित आय वर्ग पर। किस पर पड़ता है दोस्तों, निश्चित आय वर्ग पर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति के समय आपको बताना है कि मुद्रास्फीति के समय क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ते हैं। यही होता है जब मुद्रास्फीति का समय था। तो क्या होता है, मुद्रा का मूल्य अगर बढ़ता है तो वस्तु का मूल्य भी बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से स्फीति उत्पन्न होती है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, चलन स्फीति के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, चलन स्फीति के नाम से पुकारते हैं। याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापक बेरोजगारी लाती है। तो निम्नलिखित में से कौन व्यापक बेरोजगारी लाती है, तो वह है अवस्थिति। अवस्थिति क्या है, व्यापक बेरोजगारी लाती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कार्य है। तो मुद्रास्फीति का क्या होता है कार्य, तो वो मुद्रास्फीति का जो कार्य होता है वो होता है राष्ट्र की आय को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना। तो उपयुक्त सभी हमारे सही होंगे, तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्फीति अंतराल मापता है समग्र मांग के समग्र पूर्ति का आधिक्य को। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्ण रोजगार के स्तर के पश्चात, पूर्ण रोजगार स्तर के पश्चात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैगफ्लेशन क्या है। तो आपको बताना है स्टैगफ्लेशन क्या है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है दोस्तों, मंदी के साथ मुद्रास्फीति होती है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति होती है, क्या होती है, स्टैगफ्लेशन। याद रखिएगा दोस्तों। आप ध्यान से बस क्वेश्चन को और जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो जब परीक्षा में आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो जब आप देखे रहेंगे ध्यान से तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा हाँ ये ऑप्शन सही है। तो आप बस ध्यान से वीडियो को देखिए, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ और ऑप्शन कौन सा सही बोल रहा हूँ उस ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशों से प्राप्त आय, जो विदेशों से प्राप्त आय होती है वो क्या होती है, राष्ट्र आय में शामिल होती है। किस में शामिल होती है दोस्तों, तो राष्ट्र आय में शामिल होती है, न कि किसी और में। ठीक है दोस्तों। जो विदेशों से प्राप्त आय होती है वो किस में शामिल होती है, वो राष्ट्र आय में शामिल होती है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख कठिनाइयाँ हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आय गणना की प्रमुख कठिनाइयाँ क्या है दोस्तों, तो वो हैं धारण मूलक संबंधी, सांख्यिकी संबंधी, प्रशासनिक परिवर्तन संबंधी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारे सही होंगे। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मात्रा तथा मुद्रा के मूल्यों के बीच पाया जाता है। तो कैसा संबंध पाया जाता है दोस्तों, तो विपरीत और अनुपातिक संबंध पाया जाता है। कैसे संबंध पाया जाता है, विपरीत और अनुपातिक संबंध पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पीगू के अनुसार दीर्घकालीन बेरोजगारी दूर की जा सकती है। तो पीगू जो है, पीगू महोदय के अनुसार अगर हम बताया जाए तो दीर्घकालीन बेरोजगारी दूर की जा सकती है, तो वो है मजदूरी दर में कटौती करके। ये कह रहे हैं बेरोजगारी दूर की जा सकती है दीर्घकालीन, तो पीगू के अनुसार क्या है वो
तो वो है मजदूरी दर में अगर हम कटौती करेंगे तो हमारे क्या होगा, दीर्घकालीन बेरोजगारी दूर की जा सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार का नियम प्रस्तुत किया। तो जो बाजार का नियम दिए वो कौन थे, याद रखिएगा दोस्तों, बाजार का नियम किसने दिया, जेबी से ने। जेबी से ने बाजार का नियम दिया था, याद रखिएगा दोस्तों, जेबी से ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, वस्तुपरक तत्व होते हैं। वस्तुपरक तत्व कैसे तत्व होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बाह्य तत्व। कैसे होते हैं दोस्तों, बाह्य तत्व होते हैं वस्तुपरक तत्व, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति तत्व है। तो राजकोषीय नीति तत्व है वो है वास्तुपरक। कैसा है दोस्तों, वास्तुपरक। याद रखिएगा कि जो राजकोषीय नीति तत्व है वो कैसा है, वास्तुपरक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकस्मिक घटना तथ्य है। तो आकस्मिक जो घटना तथ्य होता है वो कैसा है, तो वो है व्यक्तिपरक। कैसा है दोस्तों, व्यक्तिपरक। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने उपभोग को प्रभावित करने वाला तत्व कौन बताए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने उपभोग के प्रभावित करने वाले तत्व कौन बताए हैं, तो वो है वस्तुपरक उपभोग। क्या है दोस्तों, वस्तुपरक उपभोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किन्स के उपभोग प्रवृत्ति संबंधी मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। तो किन्स के उपभोग प्रवृत्ति संबंधी मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है दोस्तों, उपरोक्त दोनों, आय में परिवर्तन के साथ कमी में वृद्धि और उपभोग आय पर निर्भर, ये दोनों हमारे सही हैं। तो उपरोक्त ए व बी दोनों हमारे क्या है, सही है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्फीति प्रारंभ होने से पहले मुद्रा प्रसारण उत्पादन द्वारा कार्य करता है, यह विचार किसका है। तो आपको बताना है दोस्तों, फ्रीडमैन का विचार है। इन्होंने कहा कि स्फीति प्रारंभ होने से पहले मुद्रा प्रसारण उत्पादन द्वारा कार्य करता है, यह विचार किसका है, फ्रीडमैन का, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर समस्त मांग का मूल्य समस्त पूर्ति के मूल्य से अधिक होता है तो स्फीति अंतराल उत्पन्न होता है, इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, स्फीति अंतराल। आप देख रहे हैं इसमें क्या, किस चीज़ की बात कर रहा है, स्फीति की, तो स्फीति अंतराल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फीति अंतराल हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्त मांग में तो क्या शामिल होता है, उपभोग भी शामिल होता है, समस्त मांग में निवेश भी शामिल होता है, सरकारी खर्चे भी शामिल होते हैं, उपरोक्त सभी हमारा सही होगा। तो समस्त मांग में क्या शामिल होता है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब तक संसाधन बेरोजगार है समस्त मांग में वृद्धि सर्वप्रथम किसे प्रभावित करेगी। तो जब तक संसाधन बेरोजगार है समस्त मांग में वृद्धि सर्वप्रथम किसे प्रभावित करेगी, तो उत्पादन को, याद रखिएगा दोस्तों, उत्पादन को। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब तक बेरोजगारी है आय में सभी परिवर्तन उत्पादन में होते हैं, और जब एक बार पूर्ण रोजगार होता है तो सभी परिवर्तन कीमतों में होती है, यह विचार किसका है दोस्तों, तो किन्स का है। याद रखिएगा दोस्तों, यह विचार किसका है, तो किन्स महोदय का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मांग स्फीति का गत्यात्मक मॉडल किसने दिया। तो मांग स्फीति का गत्यात्मक मॉडल किसने दिया था दोस्तों, तो हैंसन ने दिया था। हैंसन ने दिया था मांग स्फीति का गत्यात्मक मॉडल। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लागत जन्य स्फीति का कारण है। तो लागत जन्य स्फीति का क्या कारण है दोस्तों, उसका कारण है श्रम की उत्पादकता की अपेक्षा मुद्रा मजदूरी तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, लागत जन्य स्फीति का अन्य कारण है। तो लागत जन्य का स्फीति का अन्य कारण क्या है दोस्तों, लाभजन्य स्फीति। ठीक है, याद रखिएगा, लाभजन्य स्फीति। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लाभजन्य स्फीति को कहा जाता है। तो लाभजन्य स्फीति को क्या कहा जाता है दोस्तों, नियम, कीमत सिद्धांत, बाजार शक्ति स्फीति, विक्रेताओं की स्फीति, अर्थात उपयुक्त सभी हमारे क्या होंगे, सही होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जीवन दर्शन मूलतः दर्शन है। तो कैसा दर्शन है दोस्तों, अल्पकालीन। जो जीवन दर्शन मूलतः क्या होता है, अल्पकालीन दर्शन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यापक रूप से का नियम, से एक विचारक है, दार्शनिक है, उनका नियम विनिमय अर्थव्यवस्था की व्याख्या करता है। तो जो से का नियम है वो किस चीज़ की व्याख्या करता है, तो वो है स्वतंत्र। याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र। अब कैसे पहचानेंगे, मान लीजिए स से उनका नाम है स्वतंत्र, याद रखिएगा, स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार बाजार में प्रतियोगिता विद्यमान होती है। तो कैसी प्रतियोगिता विद्यमान होती है दोस्तों, याद रखिएगा, पूर्ण रूप। जो पूर्ण में प्रतियोगिता विद्यमान होती है बाजार में, कैसी प्रतियोगिता मतलब विद्यमान होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गिल्ट एज्ड में विषुरु संबंधित है। सॉरी दोस्तों, गिल्ट एज्ड में विपूर्ण संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्ज किस देश के निवासी थे। तो सुल्ज किस देश के निवासी थे, तो वो थे अमेरिका के। सुल्ज किस देश के निवासी थे दोस्तों, अमेरिका के। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल्य चढ़ावा स्फीति का सिद्धांत किसने दिया। तो मूल्य चढ़ावा स्फीति का सिद्धांत किसने दिया, प्रोफेसर एकले ने। याद रखिएगा, मूल्य चढ़ावा स्फीति का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रोफेसर एकले ने, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, तो वो है ऋणी। ऋणी जो होता है वो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक
लाभ पाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 1970 में दशक में एक नया शब्द अर्थशास्त्र में परिभाषित हुआ। वो मतलब किसका था, या मतलब आपको बताना है कि 1970 में 70 के दशक में एक नया शब्द अर्थशास्त्र में परिभाषित हुआ। वो तो क्या था, तो गतिहीन स्फीति। क्या था, गतिहीन स्फीति। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गतिहीन को अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह दो शब्द से बना है। तो वो दो शब्द कौन से हैं दोस्तों, स्टैग और फ्लेशन। याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है हैंसन के स्फीति के गत्यात्मक सिद्धांत की मान्यता है। तो हैंसन के स्फीति के गत्यात्मक सिद्धांत की मान्यता है दोस्तों, भविष्य में इस समय की कीमत कायम रहेगी, वस्तु और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होगी, रोजगार का वास्तविक स्तर स्थिर रहता है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हैंसन गत्यात्मक समीकरण। ठीक है दोस्तों, हैंसन गत्यात्मक समीकरण। तो हैंसन का जो गत्यात्मक समीकरण है वो कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। तो वो है dp/dt इक्वल टू एफ इंटू डी माइनस जी, और ये भी है dw/dt इक्वल टू एफ इंटू एस माइनस क्यू। अर्थात ए व बी हमारे दोनों क्या है, हैंसन गत्यात्मक समीकरण है। याद रखिएगा दोस्तों, ए व बी दोनों हमारे क्या हैं, हैंसन गत्यात्मक के समीकरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, त्वरक माप करता है। जो त्वरक होता है वह क्या माप करता है, तो आपको याद है दोस्तों, उपभोग के विनिमय पर प्रभाव को, उपभोग के विनियाग नहीं बोले तो विनियोग पर जो प्रभाव को क्या करता है, त्वरक मापता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी व्यापार गुणक का मान बराबर होता है। आपको बताना कि जो विदेशी व्यापार गुणक का मान जो होता है वो किस पे बराबर होता है, 1/MPM प्लस MPS। याद रखिएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंज के निवेश गुणक का मान निर्भर करता है जहां संकेत अपने सामान्य अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। तो वह है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर। त्वरक का सबसे नज़दीकी संबंध है। तो त्वरक का सबसे नज़दीकी संबंध क्या होता है, मांग की वृद्धि दर से। जो मांग की वृद्धि दर से होती है वो क्या होता है, त्वरक का सबसे नज़दीकी संबंध होता है। त्वरक मापा जाता है, आपको बताना है दोस्तों, त्वरक मापा जाता है, माप करता है। त्वरक से क्या मापा जाता है, अर्थात त्वरक माप किसका करता है आपको बताना है। तो उसका ऑप्शन सही होगा, उपभोग के निवेश पर प्रभाव को। ये अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि त्वरक मापता है तो वो क्या मापता है, उपभोग के निवेश पर प्रभाव को मापता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निवेश गुणक व्यक्त करता है। तो निवेश गुणक क्या व्यक्त करता है दोस्तों, याद रखिएगा, निवेश गुणक क्या व्यक्त करता है। तो निवेश गुणक क्या व्यक्त करता है दोस्तों, वो व्यक्त करता है आय वृद्धि का निवेश वृद्धि से अनुपात। क्या व्यक्त करता है, आय वृद्धि का निवेश वृद्धि से अनुपात। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि उपभोग फलन हो C बराबर 300 और 300 प्लस 0.8y तब गुणक होगा। तो याद रखिएगा, गुणक हमारा कितना होगा, तो वो होगा 5। याद कैसे रहेगा हम बताएं। तो जैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा कि C इक्वल टू 300 प्लस 0.8y, तो आप ऐसे ट्रिक्स याद कर लीजिए कि 8 में से 3 गया तो बचा कितना, 5, यानी कि 8 - 5 इक्वल टू 3। तो याद रखिएगा वैसे ही। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, बस याद रखने के लिए हमने बताया था, उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से करेंगे हम तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। बट हमने आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया कि 8 में से 5 घटाइएगा, मतलब 3 घटाइएगा तो आपका 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वह है गुणक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में कार्यशील होता है। ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन, गुणक का मूल्य निम्न सीमाओं में होगा। गुणक का मूल्य निम्न सीमाओं में होगा, तो 1 तथा 0 में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणक का MP C के साथ है। तो गुणक का MP बेस C के साथ है, वो क्या है, सीधा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है दोस्तों, तो वो सीधा संबंध होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानांतरण सिद्धांत का दोष है। तो स्थानांतरण सिद्धांत का दोष है, केवल परास्पतियों के स्थानांतरण बैंकिंग व्यवस्था को तरलता प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्वानुमानित आय सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो पूर्वानुमानित आय सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया दोस्तों, HB प्रोचनो ने, HB प्रोचनो। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सावधि ऋण 1 वर्ष से अधिक होता है और इसे कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, 5 वर्ष से कम बढ़ाया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋण किसे बंधक रख कर दिया जाता है। तो वो है, अर्थात हम जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई पैसा लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, तो हम लोग किसी चीज़ को बांधे रखते हैं। जैसे अगर हमारा कोई वो होता है, जैसे मान लीजिए जेवर वगैरह होता है, तो हम लोग दुकान पर रख करके क्या करते हैं,
ऋण लेते हैं अर्थात पैसा लेते हैं, और बंधक मतलब बांधे रखते हैं। आम बोल भाषा में कहें तो बांधे, कुछ चीज़ बांधे रख के पैसा लेना, वह चीज़ होता है। इसको कह रहा है कि सर्वाधिक ऋण किससे संबंध बंधक रख कर दिया जाता है, तो वो है मशीनरी, स्टॉक, अचल संपत्ति। ठीक है, तो ये अचल संपत्ति मतलब ऐसे सारे चीज़ों को क्या किया जाता है, ऐसे जो चीज़ें रखते हैं जो कॉस्टली होती है। ठीक है, जैसे हमारा जेवर हो गया, मशीनरी हो गई, कोई चीज़ हो गई, तो वो चीज़ ऐसी जो कॉस्टली हो उसको हम रख कर क्या करते हैं, बांधे रख के पैसा ले लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं सर्वाधिक ऋण के मतलब बंधक रख कर कौन सा लिया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, पूर्वानुमानटी आय सिद्धांत। पूर्वानुमानटी आय सिद्धांत हमारा क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी सर्वाधिक तरल परिसंपत्तियां हैं। तो दूसरी सर्वाधिक तरल परिसंपत्तियां हैं दोस्तों उक्त सभी अर्थात स्टेट बैंक, केंद्रीय बैंक में जमा, केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा बिल, अन्य बैंकों के मांग ऋण शामिल हैं। तो ये उपयोग सभी हमारे सही होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि एलएम वक्र की ढाल होती है। आपको बताना है दोस्तों, जो एलएम वक्र होती है उसकी ढाल कैसी होती है। तो एलएम वक्र की ढाल कैसी होती है आपको बता दें, धनात्मक होती है दोस्तों, याद रखिएगा। एलएम वक्र की ढाल कैसी होती है, तो वो होती है धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, अवसर लागत की परिभाषा है। आपको बताना है कि अवसर लागत की जो परिभाषा है वो क्या है, तो वो परिभाषा है दोस्तों वैकल्पिक लागत। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अवसर लागत की जो परिभाषा है वो है वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, हस्तांतरण मूल्य। ठीक है, 1, 2, 4। ठीक है दोस्तों, 1, 2 और 4 हमारे क्या हैं, ऑप्शन सही है, अर्थात वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, हस्तांतरण मूल्य। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता होगी। तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता कैसी होगी दोस्तों, शून्य होगी, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मांग वक्र कीमत एकादशी। ठीक है, मांग वक्र कीमत एकादशी कैसा होता है, असमान फलन होता है। कैसा होता है, असमान फलन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, करापात विक्रेताओं का क्रेताओं के मध्य विपरीत होगा। तो करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य विपरीत होगा मांग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। औसत आगत वक्र का दूसरा नाम है। तो औसत आगत वक्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मांग वक्र। मांग वक्र क्या है, औसत आगत वक्र का दूसरा नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो वो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल आर्थिक क्रिया है। तो मूल आर्थिक क्रिया क्या है दोस्तों, उत्पादन। उत्पादन क्या है, मूल आर्थिक क्रिया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ISLM वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु बताता है। तो क्या बताता है दोस्तों, वस्तु का मुद्रा दोनों ही बाजारों में संतुलन को। तो वस्तु का मुद्रा दोनों ही बाजारों में संतुलन को बताता है ISMLM वक्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, IS वक्र का ढाल होता है। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IS वक्र का ढाल होता है तो वो कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ऋणात्मक होता है। IS वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक, निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है। तो व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है A व B दोनों, अर्थात रुपया जमा पर प्राप्त करना, ऋण देना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों के ऋण देने का निम्न प्रकार है। तो व्यापारिक बैंकों के ऋण देने का निम्न प्रकार है, साधारण ब्याज, अधिविकर्ष ब्याज, विनिमय बिलों का भुगतान। ये तीनों क्या है, उनके ऋण देने के प्रकार हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विनिमय बिल की भुनाई की अवधि होती है। तो विनिमय बिल की भुनाई की अवधि होती है 90 दिन से अधिक नहीं। ठीक है, 90 दिन से अधिक नहीं होता है, 90 दिन के अंदर ही क्या करना है, भुनाई की अवधि उसकी होती है, जो विनिमय बिल की भुनाई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा साख निर्माण की सीमा है। तो निम्नलिखित में से कौन साख निर्माण की सीमा है, तो वह है प्रतिभूतियों की श्रेष्ठता, राजनीतिक स्थिति, केंद्रीय बैंक की शाखा नीति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य हैं। आपको बताना है जो रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य है मौद्रिक साख नीति, राष्ट्र हेतु उपयोग, रुपयों का मूल्यम स्थायित्व, व्यापारिक बैंकों को नगद कोष एवं विकेंद्रीकरण और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी उसके कार्य होते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य ये तीनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि उपयुक्त सभी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण की कौन सी विधियां अपनाई। तो कौन सी विधियां अपनाई थी दोस्तों, तो वो थी परिणात्मक नियंत्रण विधि और गुणात्मक नियंत्रण विधि। ये दोनों विधियां भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनाई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य होते हैं। तो किसी देश के मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य होते हैं, तो उपयुक्त सभी, अर्थात किसी देश की मौद्रिक नीति जो होती है उसका
इसका उद्देश्य यही होता है कि विनिमय दरों में स्थायित्व हो, कीमत स्थिरता हो, रोजगार स्थायित्व हो। उपरोक्त सभी हमारे सही होंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मौद्रिक नीति द्वारा किसी देश के रोजगार स्थायित्व हेतु क्या कदम उठाए जाते हैं? तो क्या कदम उठाए जाते हैं दोस्तों? उपयुक्त दोनों, अर्थात अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावन रुक जाए, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो, ये दोनों क्या है? मौद्रिक नीति द्वारा किसी देश में रोजगार स्थायित्व कदम उठाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये हम लोग के जीके जीएस का भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? बैंकों द्वारा साख निर्माण उनकी प्रारंभिक जमा की मात्रा पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? किन्स का है। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि साख को पूंजी निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री मानते हैं? तो साख को पूंजी निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री मानते हैं? तो वो मैकलियोड भी और जेएस मिल और रिकार्डो, ये तीनों लोग मानते हैं कि जो पूंजी होती है वो अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? उसको साख मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा एक साख दोनों ही पूंजी है, व्यापारिक साख व्यापारिक पूंजी है। मतलब ये कह रहा है कि मुद्रा एक साख दोनों पूंजी है, व्यापारिक साख व्यापारिक पूंजी है। तो ये किसने कहा था? मैकलियोड ने कहा था कि मुद्रा एक साख दोनों ही पूंजी है, व्यापारिक शाखा व्यापारिक पूंजी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में साख का आधार क्या है? तो निम्नलिखित में साख का आधार क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी होगा, यानी कि क्षमता, विश्वास, चरित्र, ये तीनों क्या हैं? साख के आधार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, साख का आधार कौन नहीं है? आपको बताना है कि जो साख का आधार कौन नहीं है, तो वो है ऋण लेना, अर्थात जो ऋण लेते हैं लोग, यही क्या है? साख का आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में यह कथन किसका है? व्युत्पन्न जमा का निर्णय की साख का सृजन है। तो व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन है। ये प्रोफेसर हाम का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रोफेसर हाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साख निर्माण की सीमा नहीं है? तो कौन साख निर्माण की सीमा नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रा स्फीति की दर को क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रा स्फीति की दर को घटाया जा सकता है। ठीक है, अस्फीति की प्रक्रिया में जो स्फीति होती है उसको क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। क्या होती हैं? विषमताएं बढ़ती हैं। आर्थिक दशाओं में जो आर्थिक विषमताएं हैं वो क्या होती हैं? बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा स्फीति में साख मुद्रा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रा स्फीति की साख मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रॉबर्टसन का है कि मुद्रा प्रसार की तुलना डाकुओं से की जानी चाहिए। यह कथन किसका अर्थशास्त्री का है? तो रॉबर्टसन का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्फीति को नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय होता है। तो स्फीति को नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है दोस्तों? मुद्रा अपस्फीति, अर्थात स्फीति को नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय तो मुद्रा अपस्फीति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए मुद्रा स्फीति आवश्यक होती है। यह कहना किसका है? तो कुछ सीमा तक सत्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता का कारण है। तो आपको बताना है कि जो शिथिलता होती है, ठीक है, उसका क्या कारण होता है दोस्तों? तो मुद्रा संकुचन। जो आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता का कारण होता है वो होता है मुद्रा संकुचन के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निरपेक्ष लागत लाभ के अंतर का विभाजन निम्न में से कौन सा है? तो वो है समान अंतर, निरपेक्ष अंतर, तुलनात्मक अंतर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारे ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की मान्यता है। तो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की मान्यता है, श्रम के उत्पादन का एकमात्र साधन होता है। श्रम के मूल्य सिद्धांत पर यह सिद्धांत प्रतिपादित है। उत्पादक लागत में निरपेक्ष भिन्नता होना आवश्यक है। अर्थात हमारे तीनों ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1817 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया? तो किसने 1817 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया? तो वो है रिकार्डो जी ने 1817 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है? तो वो है कर्नल रॉबर्ट टारेन। याद रखिएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिकार्डो की तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने प्रतिपादन किया था? तो मिल जी ने, करेनेस ने,
वेस्टबील ने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। उपरोक्त सभी यानी कि ये तीनों लोगों ने किया था प्रतिपादन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसने की? तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसने की थी? तो टाजिंग ने और हैबरलर ने। ठीक है, हैबरलर ने और टाजिंग ने दोनों मिलकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम उत्पादन का साधन निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो श्रम उत्पादन साधन का निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो है बाजार। बाजार जो है वो श्रम उत्पादन का साधन निम्नलिखित में से नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन लागतों के तुलनात्मक अंतर में दोनों देश में ही लाभ होता है। तो कैसा लाभ होता है दोस्तों? वो समान होता है। ठीक है दोस्तों, लाभ कैसा होता है? समान होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वस्तुओं की मात्रा और कुल लाभ को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रसार ने सद तक योगदान दिया है, यह विचार दिया। तो यह विचार किसने दिया? रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? रिकार्डो ने दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार से स्थैतिक लाभ नहीं है? तो कौन व्यापार से स्थैतिक लाभ नहीं है? तो बाजार का विस्तार। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यापार से प्रावैगिक लाभ है? तो निम्नलिखित में से कौन व्यापार से प्रावैगिक लाभ है? तो वो है दोस्तों उपयुक्त सभी, अर्थात संसाधनों का कुशल प्रयोग, शिक्षात्मक का प्रभाव, बचत और पूंजी का संचय में वृद्धि, अर्थात उपयुक्त सभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापार से लाभ को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? तो व्यापार से लाभ को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों? तो लागत अनुपातों में अंतर, पारस्परिक मांग, बचत और पूंजी, संचय में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, लागतों के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लागतों के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लागतों का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लागत के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लागत निरपेक्ष सिद्धांत का किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, एडम स्मिथ ने। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि लागत के अंतर को कितने भागों में बांटा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लागत के अंतर को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? याद रखिएगा, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और जो अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन हम इस वीडियो में डाले थे। तो इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हम हिंदी का जो वो पत्र लेखन वाला है उसका एक वीडियो बना देंगे कि कैसे पत्र लिखना है, वो पूरा अच्छे से वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।